नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है सम्राट कॉन्सेप्ट में। आज भाषा का मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ आपको। ठीक है, जैसा कि आपने कल भाषा के बारे में जाना था, कुछ भाषा की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों से, उसकी विशेषताएं, ठीक है, या कुछ भाषा के रूप पढ़े थे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं, उनकी कुछ उपबोलियां और बोलियां। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जैसे भाषा, ठीक है, कल जैसे हमने पढ़ा था भाषा क्या है। भाषा एक साधन है, विचारों का आदान प्रदान करने की एक तरीका है, विचारों की अभिव्यक्ति करनी है। ठीक है, उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखते हैं भाषा का मूल रूप क्या है। भाषा का क्या मूल रूप क्या है, का मूल रूप क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम भाषा कैसे बोल सकते हैं। भाषा का मूल रूप होगा मौखिक। ठीक है, तो भाषा का मूल रूप होता है मौखिक। मौखिक कैसे होता है कि मैं अपने भाव आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या है, भाषा है। एक मौखिक रूप से भाषा है कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है, कोई भाव है मुझे प्रकट करने हैं, तो मैं किसका प्रयोग करूँगी। ठीक है, एक मेरे मन में कोई भाव आ रहे हैं, तो मैं शब्दों के माध्यम से उसको प्रकट करती हूँ। तो आगे आता है हमारे शब्द। ठीक है, उसी कड़ी में शब्द दिए किसने हमें, जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाषा हमें समाज के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे शब्द भी क्या होंगे, समाज से सर्वमान्य होंगे। क्या होंगे, समाज से सर्वमान्य होंगे या समाज से मान्यता प्राप्त होंगे, सर्वमान्य। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं कि समाज से सर्वमान्य कुछ शब्द हैं, उसमें से कुछ अशुद्ध भी होंगे। ठीक है, अशुद्ध होते हैं तो उन्हें हमें शुद्ध करके बोलना पड़ता है। तो शुद्ध शब्द बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की। व्याकरण के माध्यम से जो हमारा ये मौखिक रूप है, ठीक है, व्याकरण के माध्यम से जो हमारा मौखिक रूप है वो हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमें जो बोलचाल में हम भाषा उपयोग करते हैं तो उसको हम जल्दी से बोल सकते हैं। जैसे कि हिंदी बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम जल्दी से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई इंग्लिश का शब्द आता है नया सा, तो उसे हम कुछ अटक के बोलते हैं या उसे उच्चारण करने में हमें कुछ दिक्कत सी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द रखती हूँ, मैंने आपके सामने लिखा नॉलेज। ठीक है, कुछ लोग आप में ऐसे होंगे या मैं खुद हूं, तो जब ये शब्द पहली बार मैंने देखा या कहीं पढ़ा तो मैंने उसको पढ़ा होगा कॉनॉलेज या कुछ और शब्द इसको पढ़ा होगा। लेकिन इसका शब्द का सही अर्थ या हम इसे कह सकते हैं शुद्धता के रूप में हम इसको लिखते हैं या बोलते हैं मौखिक रूप में नॉलेज। ठीक है, इसी तरह ऐसे शब्दों को हमें जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोई बुक की जरूरत पड़ती है या हमारे सामने व्याकरण है। ठीक है, उससे हम शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्याकरण है, व्याकरण की हमारी रचना हुई, उसमें हमने कुछ शुद्ध रूप लेके साहित्य की रचना की। ठीक है, साहित्य से हमारे पास एक मानक रूप आया भाषा का। ठीक है, तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। मानक रूप से जैसे हम कोई भारत में हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो वो कहाँ से आई, व्याकरण से। साहित्य,
साहित्य से फिर वो मानक बन के हमारे सामने आई है और पूरे देश में बोली जाती हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारी कोई स्थानीय भाषा है, ठीक है, स्थानीय कोई भाषा है या तौर तरीका है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ स्थानीय तौर पर भाषा या कोई घरेलू भाषा, ठीक है। तो हम अपने नॉर्मली यूज में कोई भाषा उपयोग करते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कोई डोकरा, ठीक है, डोकरी, जैसे मैं लिखती हूँ डोकरा, डोकरी, ठीक है, या मैं लिखती हूँ ढोर। तो इनका अर्थ मुझे पता है क्योंकि ये एक स्थानीय भाषा है, मेरे स्थान विशेष में बोली गई है, कहीं गांव में या गांव से बाहर किसी बड़ी सी जगह में बोली जाती है, ठीक है। नॉर्मली इसको हम सारी जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो ये भाषा, जैसे इसका मतलब होता है कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ी औरत है, या इसका मतलब होता है ढोर का मतलब पागल होता है, ठीक है। नॉर्मली यूज में हम स्थानीय भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो स्थानीय भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? बोली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोली। तो बोली से हम आगे बढ़ते हैं। बोली में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी शब्द होते हैं, या क्षेत्र विशेष में बहुत से लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये शब्द आगे बढ़ के कुछ बड़े से जिलों में, प्रांतों में या राज्यों में बोले जाते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ प्रांत, उपप्रांत या कई जिले, ठीक है। यहाँ बोलने पे इन भाषा को हम क्या कह सकते हैं? कोई विभाषा कह सकते हैं। मतलब बोली का बड़ा थोड़ा सा रूप हम क्या कह सकते हैं? उसे विभाषा कह सकते हैं। तो विभाषा आया, वो कोई क्षेत्र विशेष में बोला गया। लेकिन जो विभाषा होगी, जैसे यही शब्द स्थानीय को हम विभाषा में लेते हैं, तो इसमें हमें कोई साहित्य की रचना करनी है। क्या करनी है? साहित्य की रचना करनी है। तो हम सीधे इन शब्दों का प्रयोग न करके व्याकरण की अशुद्धियों को ढूंढ के शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि स्थानीय बोली से या स्थानीय भाषा से ही विभाषा बनी है, ठीक है। उसी से साहित्य बना है, क्योंकि उसमें कुछ व्याकरण की अशुद्धियां थी, उनको दूर किया गया। आगे हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोली है, बोली से थोड़ा सा बड़ा रूप क्या होता है? विभाषा होता है। कि कोई क्षेत्र में बोली है, उसका मतलब साहित्य की हमें कोई रचना करनी है। किसकी रचना? साहित्य की रचना करनी है। तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कुछ भाषा या कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो हमें कहाँ से मिलेगी? विभाषा से, ठीक है। विभाषा में भी कुछ अशुद्धियां होगी, तो उसको हम क्या व्याकरण से शुद्ध करेंगे। किससे शुद्ध करेंगे? व्याकरण से, ठीक है। तो आगे मैं चलती हूँ। व्याकरण से शुद्ध होने के बाद एक लिपि का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण? लिपि का निर्माण होता है। उसी के बाद आता है अपने विभाषा के बाद व्याकरण की शुद्धियां हमने कर दी, तो उसी का नया रूप बन के हमारे सामने आता है एक विस्तृत रूप। कौन सा रूप? विस्तृत रूप आता है, ठीक है। एक वर्णमाला बनती है,
शुद्ध रूप से, ठीक है। और उसी के अलावा कुछ चिन्हों का या व्याकरण का प्रयोग होता है, चिन्ह या व्याकरण, ठीक है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मानक भाषा। कौन सी भाषा, मानक भाषा। ये एक मानक रूप बन गया है। मानक रूप में हम दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं, परिनिष्ठ भाषा। क्या कह सकते हैं, परिनिष्ठ भाषा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि परिनिष्ठ भाषा क्या है, तो एक ये मानक रूप, मानक भाषा का ही एक रूप है परिनिष्ठ भाषा, जो कि एक मानक भाषा का महत्वपूर्ण वर्ग है। क्या है, मानक भाषा का महत्वपूर्ण वर्ग है। आगे हम चलते हैं। मानक भाषा के बाद इसी का एक विस्तृत रूप होता है। जैसे मानक भाषा में हमने कोई भाषा का या कुछ बोली से आगे बढ़ के हमने विभाषा से मानक भाषा, और मानक भाषा बोलते बोलते हम कई राज्य से देश तक पहुंचते हैं, या उस भाषा को बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं या पसंद करने लग जाते हैं, या अगर देश की इच्छा शक्ति या हमारे कानून की जो इच्छा शक्ति होती है उसके अनुसार वो उस भाषा को हम क्या कह सकते हैं, या उसको हम क्या मान सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा। अगर हमारे देश की कोई संस्कृति है, देश की संस्कृति को जो प्रकट करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा से जैसे हम राष्ट्रीय भाषा में कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, परंतु ये हमारे संविधान में पूरी तरह उपयोग नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि संविधान की जो भाषा कहलाती है वो क्या कहलाती है, राजभाषा। एक सेकेंड, मैं कहती हूं जैसे संविधान की कोई भाषा है, ठीक है, जैसे हमारे भारत के संविधान की ही भाषा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, राजभाषा। ठीक है, क्या कहेंगे, राजभाषा। अब राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है कि भाई राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। अंतर क्या है कि राजभाषा में हम जैसे पूरी तरह हिंदी का उपयोग नहीं किया जाता है। मैं कह दूं आपको कि जैसे अपने स्टार्टिंग से लेते हैं कि हमारे पहले आती है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। उसके बाद आती है पाली, ठीक है, पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत के बाद हमारे बनती है कौन सी भाषा, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश से आगे निकल के हम आते हैं एक हिंदी की तरफ। किसकी तरफ, हिंदी की तरफ। उसी से हमारी बोली क्या बनती है, खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं या हिंदी कह सकते हैं। तो इतना रूप लेके हिंदी यहाँ तक पहुँची है शुद्ध रूप में व्याकरण का प्रयोग करके। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि मध्यकाल की मैं बात करूं, मध्यकाल में जैसे मुगलों के वक्त मुगल आए, तो मुगलों के समय दरबारी भाषा क्या थी, मैं लिखती हूं मुगलों के समय दरबारी भाषा मुगलों के समय दरबारी भाषा कौन सी होती थी, जैसे फारसी होती थी। मान लिया मैंने फारसी होती थी। और करो थोड़ा सा, जो इधर करो। जैसे कि बोली है, तो जब कोई भाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। मतलब कोई विशेष क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई गांव है या कोई छोटा सा शहर है, वहाँ एक बोली जाएगी तो वो क्या कहेंगे, उसे हम बोली कहेंगे। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। देखो आ गई, क्षेत्रीय विशेष के लिए एक क्षेत्रीय रूप है।
भाषा का सबसे छोटा और सीमित रूप है। क्या है सबसे छोटा और सीमित रूप? कौन सा है? बोली है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि भाषा का सबसे छोटा और सीमित रूप क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है। वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे इसमें मुख्यतः दो बातें बता रखी हैं कि स्थानीय या घरेलू बोलचाल की भाषा, ठीक है। जैसे मैं घर में खड़ी हूँ या मुझे कुछ बोलना है तो मैं कौन सी भाषा का उपयोग करूंगी? हिंदी करूंगी? नहीं। अंग्रेजी करूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की जो मेरी स्थानीय भाषा होगी मैं उसको उपयोग करूंगी। जैसे मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे रोटी खानी है, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करूंगी स्थानीय भाषा में। या मुझे पानी पीना है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो मैं अपनी स्थानीय भाषा में उसका प्रयोग करूंगी। देशज शब्दों तथा घरेलू भाषा देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावलियों की बाहुल्यता होती है। कौन से शब्द? देशी शब्द, ठीक है, और घरेलू शब्दावली की बाहुल्यता होती है। इसमें कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साहित्यिक रचनाओं के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? व्याकरण की शुद्धियों की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? व्याकरण की शुद्धियों की। तभी हम साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। व्याकरण दृष्टि से विसंगतियां पाई जाती हैं। देखो ये आ गई बात, व्याकरण दृष्टि से विसंगतियां पाई जाती हैं। चलिए आगे। मुख्य रूप से भाषा का मौखिक रूप है। बोली क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियों में अंतर पाया जाता है। जैसे कि मैं कह दूं कि एक स्थान विशेष है, ठीक है, वहां से थोड़ी दूरी, मतलब कह दूं 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, उसमें क्या बोली जाएगी? अलग अलग बोलियों का उपयोग किया जाएगा। अपनी भाषा का अलग से उपयोग किया जाएगा, ठीक है। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में कि ये क्या बोल रहा है। भाषा का कौन सा रूप है? प्रारंभिक रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? प्रारंभिक रूप है। आगे आता है अपने विभाषा, ठीक है। बोली का अपेक्षाकृत विस्तृत रूप, जैसा कि मैंने वहां बताया था, ठीक है। बोली का कौन सा रूप? विस्तृत रूप है। कई जिलों अथवा राज्यों में फैलाव है, ठीक है। कई जिलों और राज्यों में इसका फैलाव है। साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? इसमें साहित्य रचा जाता है। तो इसमें क्या हो गई? व्याकरण की कुछ शुद्धियां हो गई। क्या हो गई? व्याकरण की शुद्धियां हो गई, ठीक है। विभाषा लिपिबद्ध होती है, लिखी हुई होती है। उदाहरण जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, ऐसी ऐसी भाषाएं क्या कहलाती हैं? विभाषा कहलाती है। इसी के आगे आती है जैसे उपभाषा। उपभाषा क्या है? उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। क्या होता है? क्षेत्र विस्तृत होता है। समान प्रकृति की बोलियों को एक उपभाषा के वर्ग में संगठित किया जाता है। कौन सी? समान, एक जैसी जो प्रकृति की बोलियां होती हैं उनको क्या किया जाता है? उपभाषा वर्ग में संगठित किया जाता है। एक उपभाषा वर्ग की बोलियों का उद्भव उत्पत्ति का स्रोत होता है। उपभाषा वर्ग की बोलियां जो होती हैं वो क्या होती है? उद्भव और उत्पत्ति का स्रोत होती है। एक नई भाषा का हमेशा निर्माण करती है। एक उपभाषा वर्ग में कई बोलियां आ सकती हैं। जैसे हिंदी की क्या है? 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और छोटा, ठीक है, ओके।
जैसे हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं जैसे मैंने बताया, और 17 बोलियां हैं। तो उनको कैसे बांट रखा है, पहले पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिम राजस्थान के मतलब भारत के पश्चिम साइड में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी जो प्रॉपर राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, पूर्व की तरफ बोली जाने वाली। बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहार की तरफ बोली जाने वाली बिहारी हिंदी कहलाती है। पहाड़ी हिंदी जिसे उत्तरी साइड में बोली जाती है वो क्या कहलाएगी, पहाड़ी हिंदी। तो इसकी क्या है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, और पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 2 बोलियां हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा और परिनिष्ठ भाषा, जूम कर दो इसको। और करोगे। मानक भाषा और परिनिष्ठ भाषा हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। मानक भाषा कहाँ से बनी, विभाषा से। आगे का रूप आता है अपने पास मानक भाषा। विभाषा का व्याकरण द्वारा परिष्कृत रूप है। कौन सा रूप है, उसमें व्याकरण की अशुद्धियों को अलग किया गया और उसको एक परिष्कृत रूप दिया गया, तो वो हमारे क्या बन गई, एक मानक भाषा बन गई। मानक व्याकरण उपलब्ध है, मानक लिपि से सुसज्जित है, ठीक है। एक मानक लिपि का प्रयोग कर रखा है इसमें,